इन्फेंट्री सोल्जर होने के नाते जब तक मेरे जान में जान है तब तक मैं हथियार उठा के एलसीबी जहाँ कहीं भी हो, जिस भी पोस्ट पे जाना पड़े वहाँ पे जाके मैं अपनी ड्यूटी करूँगा। ये जो इन्फिल्ट्रेशन होते हैं वहाँ से पाकिस्तान से, उनको मार गिराने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। कैंप से बाहर निकला तो एक प्रेरणा, एक खून उबल जाता है कि आज मेरा मुकाबला होगा। अपनी देश और अपने काम, उसमें कभी जवान हमारा पीछे नहीं हटता। तकलीफ है लेकिन तकलीफ उठाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग किया है। साहब, हर एक इन्फेंट्री सोल्जर के अंदर देश के लिए मर मिटने का जोश कूट कूट के भरा होता है। यहाँ कई बार हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखते हैं, पर मोर्चे पर जमे जवानों की हिम्मत की दाद दीजिए, जिनकी इजाजत के बिना परिंदे भी पर नहीं मारते। LOC भारत पाकिस्तान के उसी बॉर्डर का उत्तरी हिस्सा है जो अरब सागर से शुरू होकर सियाचिन की बर्फीली तलहटी में गल जाता है। हिमालय और उसके पार की बर्फीली चोटियों के बीच तीखे ढलानों वाली ये घाटियां आम लोगों का हौसला भले पस्त कर दें, लेकिन सरहद की सुरक्षा में लगे जवान यहां आंखें जमाए रहते हैं। जाड़ा, गर्मी और बरसात से ऊपर, दिन और रात से बेपरवाह। यहां पसरी शांति सिर्फ कहने को है। बीते सालों में यह भरोसा कई बार टूट चुका है और अब तक हजारों जवानों की जान ले चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह है लाइन अप कंट्रोल, जहां न खत्म होने वाली लड़ाई चल रही है। दुश्मन सामने नहीं दिखता, लेकिन कब किधर से हमला हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लिहाजा जवान 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। कैसा भी मौसम हो, दिन हो या रात, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर कैसे सेना LOC पर पाकिस्तान की ओर से चलाई जा रही प्रॉक्सी वार का मुकाबला कर रही है, यही जानने और समझने की कोशिश है सीधे LOC से। विदाई एक शहीद की। तिरंगे में लिपटे हवलदार श्यामलाल को सलामी देते आला अफसर और साथी जवान, जो आतंकियों से हुई एक मुठभेड़ में कुर्बान हो गए। LOC पर तैनात जवानों को अब इसकी आदत सी पड़ चुकी है। दस 12 गोलियां इकट्ठी आ रही हैं, ऊपर से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, जा रहे हैं। मैं वही जगह था जहाँ गेट के सामने था। एक शॉप थी, दुकान थी, पुरानी हो गई थी, मैं उसके नीचे था। तो जब मैं राइट से कर रहा हूँ तो राइट कवर आ रहा, तो मैंने लेफ्ट शोल्डर से फायर करना शुरू कर दिया। तो लेफ्ट शोल्डर से फायर किया तो मेरा ये लेफ्ट फ्रैम आगे चला गया। ओहो, अच्छा। अब ये इस पाँव पे अभी मेरे को शूट हो गया, हालांकि मुझे पता नहीं चला। बीते 21 सालों में करीब 4800 सैनिक शहीद हुए हैं। बीते 19 अगस्त को ही गुरेज सेक्टर में एक आतंकियों के जत्थे ने घुसपैठ की कोशिश की। 13 आतंकी मारे गए। घुसपैठे रबर बोट से किशन गंगा पार कर दाखिल हुए थे। तकरीबन 13 से 14 टेररिस्ट LC क्रॉस करके, LC जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, वहाँ क्रॉस करके नदी के उस पार से यहाँ तक आए। तो जो पार्टी हम लोगों ने लगाया था सही लोकेशन में जहाँ पे इनकी इन्फिल्ट्रेशन होने वाली थी, उन्होंने आखिरी टाइम तक वेट किया और जब नज़दीक मिलिटेंट्स आए तो सिर्फ 10 मीटर की रेंज से पूरे मिलिटेंट को मार गिरा। गुरेज में भी जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, जो उनके पास साजो सामान मिला, उससे खास साफ पता चलता है कि उनके पास सपोर्ट है। सो उसमें तो पता चलता है जो उनके पास सामान है, पूरा पाकिस्तानी जो सामान है टोटल, तो उसमें सपोर्ट तो है पार से उनको।
बात सिर्फ घुसपैठ कराने तक ही नहीं सिमटी। अब तो आतंकियों को सीमा पार से बाकायदा कवर फायर भी मिलती है, जबकि दोनों देशों के बीच 2003 से ही सीज फायर का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन 2003 में 20, 2010 में 35 और इस साल अभी तक 38 दफा सीज फायर के वायदे दफन हो चुके हैं। हालात को देखते हुए जब भारतीय सेना ने जवाब देने शुरू किए तो पाकिस्तान के 5 सैनिक ढेर हो गए। सीज फायर तो 2003 से जारी है ना। जहाँ तक हमारा सवाल है सीज फायर का, हमने लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो किया है। जो भी वायलेशंस होती है पार से होती है तो उसको मुनासिब रिप्लाई दिया जाता है। इसके बावजूद सीमा पार से घुसपैठ लगातार जारी है। 2009 में 81, 2010 में 23 और 2011 में अब तक 27 बार आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। हमारे जानकार सूत्रों से यह पता चला है कि मिलिटेंट बहुत ही जल्द एलसी क्रॉस करने की कोशिश करेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी एम्बुश पार्टी आज साइड की जाएगी। एम्बुश पार्टी नंबर 1, आप एरिया नाला जंक्शन में एम्बुश को साइड करेंगे। एम्बुश पार्टी नंबर 2 साहब, आप एरिया हाई ग्राउंड पर अपने एम्बुश को साइड करेंगे। ठीक साहब। एम्बुश पार्टी नंबर 3 सर, आप क्यूआरटी का काम करेंगे और पोस्ट सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे। इन केस अगर कोई मूवमेंट होती है तो आपको बताए गए लोकेशन पर एम्बुश साइड करना पड़ेगा। हम एलओसी में उस जगह पर खड़े हैं जो आतंकवादियों का ट्रांजिट रूट माना जाता है। सेना के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि आतंकी इसी रास्ते से घुसपैठ कर सकते हैं। किसी भी एम्बुश पार्टी को कोई शक नहीं। रात का अंधेरा और कपकपाती ठंड, लेकिन अनजाने जंगल में आतंकियों की तलाश जारी है। जवान पहले से तय जगह पर घात लगाकर बैठ जाते हैं। 4 घंटे बीत गए तो कमांडर ने वापसी का फैसला लिया। हर बार शिकार हाथ नहीं लगता, पर कोई बात नहीं, कल एक बार फिर यही कवायद जारी रहेगी। टेररिस्ट जो है दिन के बजाय रात को ही हरकत कर देता है, तो उसके लिए हम पूरी तरह से ट्रेंड है और हमारे पास इतनी काबिलियत के आने वाले टेररिस्ट को हम रात को हमारे जो नाइट वाले हैं उनसे हम बर्बाद कर सकते हैं। सर एम्बुश लगा के क्यों बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, इससे क्या फायदा होता है? एम्बुश लगाकर ताकि जो आने वाला रास्ता है, अप्रोच है टेररिस्ट का या मिलिटेंट का, वो अनुमान उसी दिशा में हम घात लगाकर बैठते हैं। एलओसी पर सेना के कई पोस्ट समंदर से 10 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, जो साल के 4 से 6 महीने देश और दुनिया से कट जाते हैं। कोई इमरजेंसी आई तो सिर्फ हेलीकॉप्टर ही सहारा होता है, लेकिन इतने पर भी जवान कोई पोस्ट नहीं छोड़ते। आम लोगों के लिए ये एवरेस्ट की चढ़ाई से कम नहीं। बड़ी हिम्मत की तो गुरेज सेक्टर के सिकंदर पोस्ट तक जाने का फैसला किया। पहले पैदल फिर घोड़े पर, लेकिन खेल रिस्की लगा तो उतर आया। और जब पोस्ट तक पहुंचे तो हालत जवाब दे गई। हम फिलहाल गुरेज सेक्टर में हैं कि जहां 9,000 के फीट से सबसे जो नियरेस्ट जो पोस्ट है सिकंदर पोस्ट कहलाता है 10,000 फीट पर। आधे हम चढ़ाई चढ़ चुके हैं और चढ़ने में हालत खराब है। सर क्या कहेंगे, पोस्ट मेरा एलसी पोस्ट काफी हाइट पर होता है। ये तो दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट पोस्ट, बिकॉज इससे काफ़ी पोस्ट ऐसी है जो कि इससे काफ़ी ऊपर है। यू नो एज यू फर्दर गो अहेड वी आर स्टिल एट दी, मतलब दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट पोस्ट। लेकिन ये इलाके का बेहद संवेदनशील पोस्ट भी है। इसके ठीक सामने पाकिस्तान के एक नहीं कई पोस्ट हैं। थोड़ी सी ढिलाई भी महंगी पड़ सकती है। लिहाजा जब पलटन के पोस्ट कमांडर ने ऑल इज वेल की रिपोर्ट दी तो कर्नल अभिजीत ने राहत की सांस ली। आना है तो बट थोड़ी सीधा तरह ठोक देना और दूर से नहीं आने देना है।
ध्यान देना है और जैसे आएगा फिर उसको बड़ी गिराना है। यहाँ दोनों ओर से आंख मिचौली का खेल जारी है। पलक झपकते ही आतंकी भारतीय सरहद में दाखिल हो सकते हैं तो पलक झपकते ही जवानों का निशाना भी बन सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक थोड़ी सी चूक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। भारत पाक की मौजूदा सीमा पर हर जगह बाढ़ लगी, शायद ही कोई इलाका इससे बचा, लेकिन आतंकियों ने इसका भी तोड़ निकाल रखा है। मुश्किलात अगर आप देखें ये सामने का इलाका काफ़ी मुश्किल इलाका है, पूरा पहाड़ी का इलाका है, कई नदी नाले हैं इसमें, और इन जो मुश्किल हालात हैं, टेरेन जिसको कहते हैं, उसका फ़ायदा उठा के वो कोशिश करते हैं उनमें से आने की। हालांकि सेना भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी। पोस्ट पर लगा थर्मल इमेज ऑप्टिकल को धोखा देना मुमकिन नहीं। ये इजरायली कैमरा जाड़े, गर्मी, बरसात से बेपरवाह काम करता है और 10 किलोमीटर तक की हर चीज इसके दायरे में होती है। सरहद की सुरक्षा में टेक्नोलॉजी के अलावा बेहतर हथियार भी तैनात किए गए हैं। पर बुरे हालात में जंग सिर्फ हथियार ही नहीं, हौसले के दम पर लड़ी जाती है। बिल्कुल हम तैयार हैं और ये जो इन्फिल्ट्रेशन होते हैं वहां से पाकिस्तान से, उनको मार गिराने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। उरंग हो या चंद्रकांत पवार, पावर में कोई कम नहीं। 15 साल पहले नागालैंड में उग्रवादियों के साथ गोलीबारी में पैर का निचला हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया। भले ही ठीक से चल नहीं पाते, लेकिन जब ड्यूटी पर होते हैं तो किसी की भी नहीं चलती। स्टैटिक जॉइंट बाहर निकला है, स्टैटिक पैर का मूवमेंट नहीं होता। और ये मोहिंदर सिंह हैं। एक मुहिम के दौरान एक बुलेट सर में आ लगी, जिसे डॉक्टर एक मुश्किल सर्जरी के बाद बाहर निकालने में कामयाब रहे। अब मोहिंदर एक बार फिर मोर्चे पर है और इंतजार है आतंकियों से होने वाली किसी अगली टक्कर का। इस बीच हम भी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बात और आपको बता दें, ये जो आप तार देख रहे हैं कोई मामूली तार नहीं है। ये ऐसी कटीली तार है जिसे पार कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ये दुस्साहस कर बैठे तो उसके लिए बच निकलना यहां से नामुमकिन है। एलओसी पर लगातार होती गश्त और निगरानी के लिए इस्तेमाल होती तकनीक के बीच आतंकी अपने रास्ते तलाशते हैं। ऊपर से उनकी क्षमताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर जब उन्हें सीमा पार चल रहे ट्रेनिंग कैंपों में सेना के अफसर ट्रेन कर रहे हों। अभी हमने देखा है इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रेंथ कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 की स्ट्रेंथ में आता है, और हाईटेक इक्विपमेंट लेके चलते हैं, जैसे कि नाइट विजन डिवाइसेस है उनके पास, रेडियो सेट्स वगैरह जो लेके चल रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी के हैं। उसके बाद नेविगेशन के लिए ग्लोबल पोजिशन सिस्टम जो है वो भी ऐसा वो भी लेके जा रहे हैं, और हथियार के स्टैंडर्ड में भी अच्छा काफ़ी बढ़ोतरी हुई। यही वजह है कि सुरक्षा को लेकर सब कुछ सिर्फ एलओसी पर ही नहीं टिका। अगर आतंकी इस लक्ष्मण रेखा को लांघ भी गए तो आगे उनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स की पलटन तैनात है। ये खास तौर पर आतंकियों को रोकने के लिए ट्रेन किए गए हैं। एलओसी से सटे हर मुमकिन जगह पर ये गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए रखते हैं। हमारे यहाँ पे जंगल भी हैं, हमारे यहाँ पे गांव भी हैं, हमारे यहाँ पे टाउन्स भी हैं। तो वहाँ पर जब टेररिस्ट इस एरिया में आ जाते हैं तो हमारे लिए चैलेंजेस, क्योंकि कोलेटरल डैमेज, सिविलियन कैजुअल्टी, ये जब एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जो ऑपरेशन हैं वो मेन एम होता है कि किसी भी तरह से किसी भी सिविलियन की कैजुअल्टी तो क्या, किसी सिविलियन को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में हालात से जूझती सेना 20 साल से ज्यादा हो गए। अब कहीं जाकर हालात काबू में नजर आ रहे हैं। कामयाबी के नाम पर आतंकियों के तकरीबन सारे टॉप कमांडरों का खात्मा हो चुका है। लिहाजा मौजूदा परेशानी की सबसे बड़ी वजह सीमा पार से मिल रही मदद है।
जब तक वो बंद नहीं होता सेना अपना काम करती रहेगी। जहाँ तक इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, इन्फिल्ट्रेशन जारी रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के जो नंबर्स है वो काफ़ी डिप्लीट हो चुके हैं। लीडरशिप काफ़ी हद तक उनका नुकसान हो चुका है। एलसी के पार उनके जो कैंप्स है वो अभी तक एग्जिस्टिंग है, वहाँ पर उनके जो लॉन्च पैड्स है वो एग्जिस्टिंग है, तो उसकी खबर आती रहती है कि दे आर मिलिटेंट्स इन द लॉन्च पैड्स, वो रेडी टू कम। साढ़े 700 किलोमीटर का एलओसी भले ही टेलीविजन और अखबार की खबरों से दूर हो, लेकिन यहाँ हर पल एक नई खबर बनती है और बड़ी खबर दम तोड़ देती है। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने दोस्त राजीव रंजन और कैमरामैन आमिर भट्ट को इजाजत दें।